हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 17। इससे पहले इस कहानी के 16 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था। मलंग अतुल को जाते हुए देखकर बोला, भाई आपसे तो बहुत ही बड़ा सच छुपाया गया है। जब आपको ये सारा सच पता चलेगा तो ना जाने आप कैसे रिएक्ट करेंगे, और शायद मैं भी अभी आपको ये सच नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इस सच को आप खुद से जानेंगे तो ही बेहतर होगा। अब देखते हैं आगे। रात का वक्त हो चला था। अपार्टमेंट में डाइनिंग एरिया में इस वक्त मिष्टी, माही और कशिश बैठे हुए डिनर कर रहे थे। रूम में प्रिंस गहरी नींद में सो रहा था। तो वही मिष्टी ने माही को देखकर कहा, तो तुमने क्या सोचा है माही, कैसे क्या करोगी आगे सारे काम? तो माही ने डिनर करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं मिस्टर अतुल अग्निहोत्री से मिलने जाऊंगी। कशिश जो खा रही थी वो एकदम से रुक गई और हैरानी के साथ मिष्टी और माही को देखकर बोली, क्या क्या आप दोनों वाकई मिस्टर अग्निहोत्री से इसके बारे में मदद लेंगी? इसके जवाब में माही ने कहा, हाँ मैंने फैसला ले लिया है। अब हम उनसे डरेंगे नहीं बल्कि उनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि जितना हम उनसे डरेंगे वो हमें उतना ही और ज़्यादा डराएंगे। यह सुनकर कशिश भी अब चुप हो गई। तो वहीं माही ने मिष्टी को देखकर कहा, लेकिन मुझे इसमें आपकी हेल्प ज़रूरत होगी दी, क्योंकि एक आप ही हैं जो अतुल अग्निहोत्री को अपने काबू में कर सकती हैं। ये सुनते ही अचानक से मिष्टी जो खाना खा रही थी वो खाते खाते रुक गई और वो एकदम से माही को देखने लगी। माही मिष्टी को देखकर बोली, हाँ दी। तभी मिष्टी माही को एकटक देखने लगी। तो वहीं माही ने भी अपनी बात पूरी करते हुए कहा, दी ये सच है, अतुल अग्निहोत्री आपके काबू में ज़रूर आ जाता है, इसीलिए आपको उसे अपने काबू में करना होगा। तभी मिष्टी ने हल्के गुस्से में कहा, माही स्टॉप इट। तुम्हें पता है ना कि वो सब कुछ सिर्फ उनका एक झूठा नाटक था, वो भी मुझे फंसाने के लिए। उन्होंने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, और अगर उन्हें मुझसे प्यार होता तो वो कभी भी मुझे इस तरह से धोखा ना देते। इसीलिए मैं इस समय तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुमने जो सोचा है तुम ही सिर्फ उसके लिए जो भी करोगी करना। ये कहकर मिष्टी गुस्से के साथ अपने कमरे में चली गई। तो वहीं माही उसकी ये सारी बातें सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। तभी कशिश हिचकिचाते हुए बोली, माही मैम, मुझे भी नहीं लगता कि आपको मिष्टी मैम को इस तरह से फोर्स करना चाहिए। ये सुनकर माही ने कहा, लेकिन मैंने कब कहा है, कब मैंने दी को ज़बरदस्ती किया है? मैं तो सिर्फ उनसे एक छोटी सी हेल्प के लिए बोल रही थी, बाकी उनकी मर्ज़ी है वो हेल्प करना चाहें या फिर ना चाहें। ये सुनकर कशिश ने फिर कुछ सोच कर कहा, आई थिंक मिष्टी दी अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है और हमें भी उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, और अभी हमें मिष्टी मैम को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। ये सुनकर माही ने भी कहा कि अब हमारे पास वक्त नहीं है कशिश, प्रिंस का ऑपरेशन हमें जल्द से जल्द कराना होगा, इसीलिए हम जल्द से जल्द अतुल अग्निहोत्री से मिलकर सब कुछ कंफर्म करना चाहते हैं और क्लियर करना होगा कि क्योंकि हमें अभी अतुल अग्निहोत्री से प्रिंस का सच भी तो बताना है, क्योंकि उसके बिना हम प्रिंस का इलाज नहीं करा सकते। ये सुनकर कशिश भी अब कुछ सोचने लगी और बोली, वैसे मैं इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ। माही उसे देखते हुए बोली, तुम कैसी हेल्प कर सकती हो? उसके जवाब में कशिश ने कहा कि जैसे कि मैं अतुल अग्निहोत्री के पैलेस में जा सकती हूँ, वहाँ जाकर मैं पता लगा सकती हूँ कि आखिर वहाँ का माहौल कैसा है, और कहीं अतुल अग्निहोत्री कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, या फिर वो मिष्टी मैम को पूरी तरह से भूल चुका है। ये सारी बातें सुनकर माही ने थोड़ा सा हैरानी के साथ कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? इसके जवाब में कशिश ने भी कहा, हाँ हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ माही मैम। लेकिन माही ने सोचते हुए कहा, मगर कैसे? इसके जवाब में कशिश ने मुस्कुरा कर कहा, आप भूल गई हैं क्या? वो अयांश अग्निहोत्री मेरे पीछे पागल है और वो उन्हीं का भाई है, मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यह सुनकर माही ने भी अब कुछ सोच कर कहा, यू आर राइट, अयांश से तुम्हें इस बात की तो हेल्प मिल ही जाएगी कि आखिर अग्निहोत्री पैलेस में क्या चल रहा है। तुम वहां पर जा भी सकती हो, और वहां जाने पर मैं तुम्हें एक छोटा सा कैमरा भी दे दूंगी, तो तुम वहां का माहौल के बारे में मुझे सारी चीज़ें पता लगाना आसान हो जाएगा।
लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं इन दोनों को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तुम क्या करोगी? कहीं इससे तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो जाए, क्योंकि मुझे अतुल अग्निहोत्री का कोई भी भरोसा नहीं है और वो वाकई कम चालाक नहीं है, वो बहुत ही चालाक है। ये सुनकर कशिश भी कुछ सोचती है और फिर बोलती है, आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होकर रहना पड़ेगा और अलर्ट होकर जाना ही होगा, क्योंकि अतुल अग्निहोत्री बहुत ही चालाक इंसान है। वो ज़रूर मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो पता कर ही लेगा। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आप सबके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ये सुनकर माही ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कशिश, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तुमसे ऐसी हेल्प नहीं ले सकती मैं। अभी तो तुम्हें अपनी माँ का इलाज भी कराना है, उनका ऑपरेशन कराना है। इस तरह से तुम्हारी जान को बहुत ही खतरा हो जाएगा, तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी कशिश। बिल्कुल भी मैं तुम्हें ये काम करने के लिए इजाज़त नहीं दे सकती। ये सुनकर कशिश ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए अयांश, मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। बेशक से वो मुझे टॉर्चर करता है, लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल पागल है और वो मेरे लिए अपने भाइयों से भी लड़ जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। उसकी ऐसी कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनकर माही ने भी अब एक गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर कशिश थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और फिर माही उठकर अपने कमरे में चली गई। इधर कशिश भी अपने कमरे में आई और कमरे में आने के बाद उसने अपने बेड पर लेटकर एक नंबर डायल किया तो उधर से कॉल पिक हुआ और अयांश की भारी आवाज़ आई, क्या बात है डार्लिंग, आज तुमने मुझे खुद से कॉल किया है? क्या तुम भी मेरे बिना नहीं रह पा रही हो? क्या तुम्हें मेरे पास आना है? क्या तुम मेरे पास आना चाहती हो? उसकी ये सारी बातें सुनकर कशिश ने बोरियत से कहा, स्टॉप इट अयांश, तुम हर वक्त इसी गंदे ख्याल में क्यों रहते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी? यह सुनकर अयांश ने फिर जवाब दिया, तो इतनी रात को तुमने मेरे पास कॉल क्यों किया है? इसके जवाब में कशिश ने भी कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम इस वक्त अग्निहोत्री पैलेस में रह रहे हो? ये सुनकर अयांश कुछ सेकंडों तक खामोश रहा और फिर उसकी आवाज़ आई, हाँ। हाँ मगर क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कशिश ने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाह रही थी कि आखिर तुम कब तक ऐसे दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहोगे। तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ये सुनते ही अयांश ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या तुम्हें पता भी है कि वो दोनों मेरे कज़न ब्रदर हैं और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं अगर मैं ज़िंदगी भर भी यहाँ पर रहता हूँ ना, तब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो हमेशा मेरी ऐसे ही रिस्पेक्ट करेंगे। तभी कशिश ने भी कहा, ऑल राइट, तुम मुझे भी वहाँ पर लेकर चलो, मैं भी तो देखूंगी कि वो कितना तुम्हें मानते हैं और कितना तुम्हें प्यार करते हैं। ये सुनकर अयांश ने थोड़ा गुस्से से कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तुम यहाँ आकर खुद ही देख सकती हो कि यहाँ पर मेरी कितनी ज़्यादा इज्जत है और मेरे दोनों भाई मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। और इसी बहाने तुम मेरे दोनों भाइयों से भी मिल लोगी, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें इसी परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसीलिए तुम्हें मिलाना तो ज़रूरी है। ये सुनते ही कशिश थोड़ा हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, ये तुम क्या कह रहे हो अयांश? इसके जवाब में अयांश ने टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ही जल्द तुम इस खानदान का हिस्सा बनोगी और तुम अब आराम करो, कल तैयार रहना यहाँ आने के लिए। इसी के साथ कॉल कट हो गया और कशिश फ़ोन काट कर थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, मैं जितना खुद को स्मार्ट समझती थी, मैं तो सच में उतनी ही स्मार्ट हूँ, और मगर ये अयांश जो खुद को इतना ज़्यादा स्मार्ट समझता है, इसे बेवकूफ़ बनाना उतना ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी बेवकूफ़ बन जाता है। इसे तो पता ही नहीं है कि मैं उसके घर पर क्यों जा रही हूँ, घर में आकर मैं उसके क्या क्या करने वाली हूँ। ये कहकर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और बेड पर आकर लेट जाती है। इधर दूसरी तरफ जब माही अपने कमरे में आई तो वो अपने बेड पर आकर लेटी और अपने फ़ोन में अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देख रही थी और उन्हीं फ़ोटोज़ में सिर्फ़ और सिर्फ मलंग की फ़ोटो थी, जिन्हें वो बार बार जूम कर करके देख रही थी, जो उसने अपने साथ
क्लिक करी थी मलंग की फ़ोटोज़। वो उसे बार बार जूम करती है और फिर निहार कर देखती है। उस वक्त जब मलंग उसके साथ था, उन दोनों की आंखों में एक चमक थी। उन दोनों की आंखों में प्यार था एक दूसरे के लिए, जो अब कहीं खो सा गया था। ये सब कुछ देखकर उसकी आंखें ना चाहते हुए भी अपने आप ही नम हो जाती हैं। उसने कहा कि शायद शायद मैंने ही ये सब कुछ अपने हाथों से ही खराब कर दिया है। ये सब कुछ कितना अच्छा था, कितना प्यार था हम दोनों में। मलंग मुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अपनी बेवकूफ़ी में ही सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मलंग। अब बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आने वाली हूँ, और अब मैं तुम्हारी सारी नाराज़गी भी दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा प्यार दूंगी। ये कहकर वो मुस्कुराई और उसने मलंग के फ़ोटो को देखकर उस पर किस कर लिया और मुस्कुराकर अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लिया। लेकिन इधर दूसरी तरफ मिष्टी की आंखों में नींद हराम हो चुकी थी। उसके जहन में बार बार साम्या का चेहरा आ रहा था। वो जितनी बार भी अपनी आंखें बंद करती थी, उसकी आंखों के सामने बार बार वही साम्या का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। मिष्टी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और वो प्रिंस को देखने लगी। प्रिंस को देखते ही उसने खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उस छोटी सी बच्ची को इतना ज़्यादा क्यों याद कर रही हूँ? मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आखिर वो मेरी है ही कौन? वो तो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी और प्रिंस की एक दोस्त थी। इससे ज़्यादा उससे मेरा और कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये कहते हुए अभी उसकी नज़रों के सामने बार बार साम्या का चेहरा ही आ रहा था, और उसको याद करके उसने खुद से कहा, लेकिन उसमें एक खासियत थी। उस लड़की की आंखें जो बिल्कुल मिस्टर अग्निहोत्री की तरह ही थीं, और जब से मैंने उसकी आंखों को देखा है, तब से ही मेरा दिल ना जाने क्यों इतना ज़्यादा बेचैन हो गया है। मुझे कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कहीं वो बच्ची मिस्टर अग्निहोत्री की। इतना कहकर वो रुक जाती है। मिष्टी की आंखों में अचानक से चमक जो थी वो गायब हो गई, और वो रुक गई, और दूसरे ही पल उसने गुस्से के साथ कहा, ये सब कुछ मैं क्यों सोच रही हूँ? मुझे ये सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मिस्टर अग्निहोत्री ने अगर शादी की होती तो उसके बारे में चारों तरफ खबर फैल चुकी होती, लेकिन अभी तक उनके बारे में ऐसी कोई भी खबर नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि वो अभी भी सिंगल है। उन्होंने कोई शादी नहीं करी है। लेकिन फिर भी उस बच्ची की आंखें एक बार फिर से एक सवाल उसके सीने में आया, और मिष्टी फिर से बेचैन हो गई, और वो उठ के बैठ गई और रूम में इधर से उधर टहलने लगी। टहलते हुए उसने खुद से कहा, मिस्टर अग्निहोत्री मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं? उन्होंने कहा है कि अब मैं अगर उनके सामने दोबारा आ गई तो वो मेरी जान ले लेंगे। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों, जबकि नफरत तो मुझे उनसे करनी चाहिए। उन्होंने मुझे 5 साल पहले धोखा दिया था, मैंने उनको कोई धोखा नहीं दिया। वो भी सना के लिए उन्होंने मुझे धोखा दिया था, सना के साथ मिलकर। अगर उन्हें उस सना का ही साथ पसंद था तो उन्होंने मुझसे झूठा प्यार का नाटक क्यों दिखाया, क्यों किया उन्होंने मुझसे झूठा प्यार का नाटक? मुझसे झूठ बोला कि वो मुझसे शादी करेंगे, जबकि वो तो उस वक्त उस सना की बाहों में थे। और अगर ये सच मुझे आखिरी वक्त पे ना पता चलता तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती। अब मैं मिस्टर अग्निहोत्री के बहकावे में कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं खुद उनसे नफरत करती हूँ। अगर मेरे प्रिंस की जान बचाने की बात ना होती तो मैं कभी भी उन्हें प्रिंस के बारे में नहीं पता चलने देती, कभी भी उन्हें ये ना बताती कि मेरा प्रिंस उनका बेटा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे प्रिंस के बारे में उन्हें बताना ही होगा, क्योंकि एक वही हैं जो मेरे बेटे की जान बचा सकते हैं। ये कहते हुए वो प्रिंस को देखने लगी, जो काफ़ी मासूमियत के साथ बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा था, जो बिल्कुल बेफिक्र था अपनी इस बीमारी के लिए। अगली सुबह अग्निहोत्री पैलेस में इस वक्त सामिया पूरे हॉल में इधर से उधर दौड़ रही थी और खिलखिला रही थी। उसके पीछे मेड पीछे पीछे दूध लेकर पिलाने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन सामिया जो दूध पीने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और वो काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखा रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा अचानक से खुलता है और अतुल ब्लैक सूट में हॉल में आया, और हॉल में सामिया को इस तरह से दौड़ता देख वो गुस्से से बोला, सामिया सामिया स्टॉप इट।
सामिया अतुल के गुस्से भरी आवाज़ जैसे ही उसने सुनी वो तुरंत ही एक पल के लिए रुक गई और तुरंत वो डरते हुए अतुल को देखने लगी। अतुल ने एक नज़र तो पहले मेड को देखा और फिर मेड ने तुरंत ही डरते हुए हकलाते हुए कहा, बॉस वो मैं छोटी मैडम को दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। उनके स्कूल जाने का भी वक्त हो गया है मगर वो दूध पी ही नहीं रही हैं। वो दूध पीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रही हैं। ये सुनकर अतुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ये देखकर मेड ने तुरंत ही आगे आई और दूध का गिलास उसने अतुल के हाथों में दे दिया, जिसके बाद अतुल ने अपनी सख्त आवाज़ में मेड की तरफ देखते हुए कहा कि तुम जा सकती हो। मेड जल्दी से वहां से अपना सिर नीचे झुकाकर चली गई और फिर वहीं सामिया जो डरते हुए चुपचाप अभी भी खड़ी थी और अतुल उसके पास अपने कदम बढ़ाता हुआ आ रहा था। अतुल को अपने पास आता देख सामिया ने डर कर कहा, डैडी डैडी सॉरी पर मैं दूध ही नहीं पीना चाहती हूँ। प्लीज़ सिर्फ आज के लिए मुझे दूध मत पीने के लिए बोलिए। लेकिन अतुल उसके पास आया और नीचे झुककर उसके तरफ गिलास बढ़ाकर बोला, आपको दूध पीना ही होगा सामिया, क्योंकि दूध पीने से ही आप स्ट्रांग बनोगी और आपका स्ट्रांग बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह सुनकर सामिया ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे नहीं बनना स्ट्रांग डैडी, आज मैं ऐसे ही स्कूल जाऊंगी लेकिन मुझे आज दूध नहीं पीना है। अतुल ने भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा कि तुमने जिद करना कब से सीखा है? तो चुपचाप से दूध पी लो। तुम हर रोज़ तो दूध आराम से पी लेती हो, तो फिर आज क्या हुआ है? आज क्यों मना कर रही हो दूध पीने के लिए? इसके जवाब में सामिया ने भी मुंह फुलाकर कहा कि क्योंकि मेरा दोस्त भी दूध नहीं पीता है और वो भी ऐसे ही जिद करता है तो उसकी मम्मा मान जाती हैं और उसे दूध नहीं पीने देती हैं। इसीलिए मैंने भी उससे ही जिद करना सीखा है। अब मैं भी रोज़ जिद करूँगी। ये सुनते ही अतुल की भौहें चढ़ गईं और उसने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, कौन है वो तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें ऐसी बेफजूल की बातें सिखा रहा है? आखिर उसने हिम्मत भी कैसे करी तुम्हें ये सब सिखाने की? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूँ कि कौन है ऐसा जो मेरी बेटी को इस तरह से गलत रास्ते पर चलने की सीख दे रहा है। ये सुनते ही सामिया ने एक छोटे से मुंह हिलाकर कहा, एक दूसरे ही पल एक्साइटमेंट के साथ कहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों सेम हैं, हम दोनों की आंखें बिल्कुल सेम है, उसका नाम प्रिंस है। ये सुनकर ही अचानक से अतुल के एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए और फिर वो थोड़ा गुस्से से बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुमने एक लड़के के साथ अपना दोस्त बनाया है, उसके साथ दोस्ती करी है? ये सुनते ही सामिया एक पल के लिए चुप हो गई। उसने तुरंत ही डरते हुए कहा, सॉरी डैडी पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हम दोनों ही बिल्कुल सेम हैं, इसीलिए मैंने उसे अपना दोस्त बनाया है, वरना मैं किसी भी लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाती हूँ। ये सुनकर अतुल ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कैसा है और कैसा नहीं, मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है तुम्हारा कोई भी दोस्त लड़का नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम किसी भी लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाओगी। आज के बाद तुम उससे अभी के अभी आज जाकर दोस्ती तोड़ोगी, वरना मैं खुद आऊँगा उस लड़के से बात करने। ओके? ये सुनकर सामिया की आंखें में आंसू आ गए और अतुल वहां से बाहर की तरफ निकल गया। तभी वहां पर मेड आई और उसने सामिया से बोला, चलिए छोटी मैडम, आपके स्कूल जाने का वक्त हो गया है। सामिया भी अपनी आंखों में आंसू लिए बस चुपचाप सीधे स्कूल के लिए निकल गई। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि अतुल ने उसे प्रिंस से दोस्ती तोड़ने के लिए कहा था। इधर दूसरी तरफ मिष्टी ने प्रिंस को दूध पिलाया और गहरी सांस लेकर बोली, बेटा मैंने सोचा था कि आज मैं आपके साथ आपके स्कूल जाऊंगी और सामिया से भी माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसके लिए मुझे बाहर जाना होगा, इसीलिए मैं आज आपके साथ आपके स्कूल नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल ज़रूर आऊँगी। ये सुनकर प्रिंस ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था ना मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था कि आप उससे माफ़ी मांगेंगी, आज आप स्कूल चलेंगे, मगर आपने आज अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अगर वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी तो मैं क्या करूँगा? ये सुनकर मिष्टी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो आपसे दोस्ती नहीं तोड़ेगी, मैं कल ही उससे जाकर माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन अभी के लिए मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसके लिए मुझे जाना ही होगा, प्लीज़ मेरी बात को समझो। ये सुनकर प्रिंस ने फिर आखिर में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके मम्मा, नो प्रॉब्लम। प्रिंस बहुत ही समझदार है और वो आपको समझता है। ये सुनकर मिष्टी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने प्रिंस के मत्थे पर किस कर लिया और बोला, मेरा बेटा कितना ज़्यादा समझदार है, थैंक यू सो मच बेटा जो आपने मेरी बात को समझा। और फिर
उसे लेकर वो वहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकल गई। इधर दूसरी तरफ माही इस वक्त एंटरटेनमेंट कंपनी के बाहर खड़ी हुई थी और वो उस कंपनी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसने खुद से कहा, ये वही कंपनी है जहाँ से मैंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी और आज फाइनली मुझे वापस से इस कंपनी से ऑफ़र आया है। मुझे इस ऑफ़र को नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं मलंग को पाकर ही रहूँगी और इसके लिए मुझे यहाँ पर ही रहना होगा। ये कहते हुए वो सीधा उस एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर चली गई। वो जब अंदर की तरफ पहुंची तो वहाँ सभी जो बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, तो सभी उसे देखने लगे और उसे देखते ही सभी एक पल के लिए एक्साइटेड हो गए और तुरंत ही अपना अपना फ़ोन निकाल कर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे। माही उस कंपनी की पहली ऐसी हीरोइन थी जो सुपरस्टार बनी हुई थी और लगातार अवार्ड जीते थे, जिस वजह से आज भी उस कंपनी में उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी। आज भी लोग उसे पहचानते थे, उससे प्यार करते थे। माही ये सब देखकर हल्के से मुस्कुराई और फिर सीधा अंदर की तरफ बढ़ गई। और वहीं जब डायरेक्टर कैबिन की तरफ वो पहुंची तो डायरेक्टर उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है माही ठाकुर, जो फाइनली तुम हमारी कंपनी में आई हो। कम बैक हमारी सुपरस्टार हमारी इस कंपनी को वापस से ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर माही भी मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ मिलाते हुए बोली कि थैंक यू, तो मुझे आपसे बोलना चाहिए, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अपनी पुरानी जगह पर वापस आकर। ये सुनकर डायरेक्टर ने कहा, तो फिर क्या सोच रही हो आप, क्या कम बैक करना है आपको? इसके जवाब में माही ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुरा कर बोली, हाँ बिल्कुल, मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहाँ पर कम बैक करूँगी और फिल्म को साइन करूँगी। ये सुनकर डायरेक्टर ने भी कहा कि फिर तो हमारे पास एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है जिस पर हम हीरोइन को ढूंढ ही रहे थे। हमने कुछ नामी एक्ट्रेस का एडवांस भी लिया है, लेकिन हमें उनकी एक्टिंग इतनी कुछ खास नहीं लगी। हमें लगता है कि हमें उनका एडवांस वापस ही करना होगा, क्योंकि इस फिल्म पर बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे लगा रही हैं और सबसे बड़ा पैसा तो अग्निहोत्री कंपनी लगा रही है। इसीलिए इस फिल्म का सक्सेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हम एक ऐसी हीरोइन को चाहते हैं जो हमारी फिल्म में एकदम चार चांद लगा दे, जिसे बहुत ही अच्छा एक्टिंग एक्सपीरियंस हो। जैसे ही माही ने अग्निहोत्री कंपनी का नाम सुना, उसने हैरानी के साथ कहा, क्या क्या कहा आपने? अग्निहोत्री कंपनी इस फिल्म पर पैसे लगा रही है? इसके जवाब में डायरेक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, क्या आपको ये नहीं पता है कि 5 साल पहले ही इस कंपनी को मलंग अग्निहोत्री ने अपने अंडर में कर लिया था और वही इस कंपनी में फंड देते आ रहे हैं, जिसके वजह से हर साल कंपनी में कई सारी पिक्चरें साइन होती हैं और बहुत सारी पिक्चरें हिट भी जा रही हैं। इसीलिए हमने भी अब एक बड़े बजट की फिल्म के बारे में सोचा था, जिस पर हमें मलंग अग्निहोत्री की कंपनी से काफ़ी अच्छा फंड मिल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मूवी पर वही हीरोइन काम करे जिसे अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसकी एक्टिंग सबके दिलों पर राज करती हो। और अच्छे एक्सपीरियंस में मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम सिर्फ और सिर्फ आपका ही आया, क्योंकि आपसे अच्छा एक्सपीरियंस तो किसी के पास अभी तक नहीं है और आपको इस फिल्म में काम करना ही होगा, जिसकी वजह से हमारी फिल्म एकदम सुपर हिट जाएगी। ये सारी बातें सुनकर माही काफ़ी हैरान हो गई और फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसे फिल्म का जो ऑफ़र आया था वो किसी और की बदौलत नहीं बल्कि खुद मलंग की वजह से मिला हुआ था। वो हैरानी के साथ बोली, क्या खुद मलंग अग्निहोत्री ने ही इस फिल्म के लिए मुझे साइन करने के लिए कहा है? डायरेक्टर उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा गया। तभी माही ने कहा कि देखिए, आपको झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप जो भी सच हो बस प्लीज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ सच बताइए। ये सुनकर अब डायरेक्टर अपनी नज़रें चुराते हुए बोला, नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है माही मैम। आप सबसे पहले इस कंपनी में आई थी और आपने ही इस कंपनी से अपना नाम कमाया था, इसीलिए मैंने आपको ही ऑफ़र किया है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी माही ने थोड़ा गुस्से के साथ डायरेक्टर को देखते हुए कहा कि सर, मैं आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपको बहुत ही सालों से जानती भी हूँ, इसीलिए प्लीज़
प्लीज़ मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि क्या सच है, जो भी सच है वो मुझे बताइए। ये सुनकर अब डायरेक्टर ने भी फिर आखिर में गहरी सांस लेकर कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मलंग अग्निहोत्री ने ही आपको इस फिल्म के लिए बोला है और मुझे भी खासकर इस काम को करने के लिए बोला है और ये भी कहा था कि मैं ये चीज़ आपको पता ना लगने दूं। सॉरी, मैंने आपसे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन अगर आप इस फिल्म पर काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी दूसरी हीरोइन को ढूंढ लेंगे। ये कहकर वो अपने कैबिन की तरफ जाने लगे तो वहीं माही ने उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन डायरेक्टर सर, मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा है कि ये किसने कहा है करने के लिए, इसे मलंग ने मुझे करने के लिए कहा है या नहीं, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इस पर काम नहीं करूँगी, ये फिल्म मैं नहीं करूँगी, मैंने मना तो नहीं किया ना। जैसे ही माही ने ये कहा तो डायरेक्टर के कदम अपने आप ही रुक गए और वो हैरानी के साथ मुड़ते हुए बोले, ये आप क्या कह रही हैं माही, क्या आप वाकई में इस फिल्म में काम करेंगी? इसके जवाब में माही ने मुस्कुरा कर कहा, यस बिल्कुल करूँगी, काम मेरे लिए एक पैशन है और एक्टिंग का काम तो मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी कैसे छोड़ सकती हूँ, और फिर इसके लिए मुझे चाहे किसी ने भी ऑफ़र किया हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर काम ज़रूर करूँगी और इस फिल्म में मैं अपना 100% दूँगी। जिस तरह की ये फिल्म है उसी हिसाब से मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी 100% देने का, इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाऊंगी। ये सुनकर डायरेक्टर ने भी खुशी के साथ कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपके मुंह से मैं ये सब सुन रहा हूँ और शुक्रिया जो आप हमारे साथ फिल्म करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो आज ही हम इस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और इसके बाद एक छोटी सी पार्टी भी रखी जाएगी जिसमें सभी डायरेक्टर के आएंगे और सभी किरदार आएंगे जो भी फिल्म में होंगे, जिसमें सारे लोग आएंगे और आपके सभी ग्रुप टीम के लोग भी आएंगे और अपने को स्टार से भी आप मिल लेना। लेकिन इस फिल्म में जो भी क्लोजिंग सीन है उन्हें पहले से ही आपकी बॉडी डबल का यूज़ कर लिया गया है और इसीलिए आपको कोई भी किसिंग सीन और हीरो के करीब जाने वाले सीन को शूट नहीं करना होगा। ये सुनकर अब माही के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई और उसने अपने मन ही मन कहा कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि मलंग कभी भी मुझे किसी दूसरे लड़के के करीब नहीं जाने देगा, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई दूसरा लड़का मुझे छुए, तभी इसीलिए उसने पहले ही मेरी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है। सच में लड़का मेरे लिए पागल है, कुछ भी कर सकता है। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी और फिर तभी डायरेक्टर ने कहा कि मैंने सारा सेटअप कर दिया है माही मैम, अब बस शाम का इंतज़ार है, यहाँ पर एक पार्टी होगी तो आप टाइम से पहुँच जाइएगा। ये सुनकर माही थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसने अपना सिर हिलाकर कहा कि जी बिल्कुल, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ से निकल गई। माही के दिल में मलंग के लिए अब प्यार और रिस्पेक्ट दोनों ही बढ़ता जा रहा था। माही को यकीन हो रहा था कि मलंग उससे आज भी प्यार करता है, तो बस अब माही मलंग को कुछ भी कर कर अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती है। क्या माही ऐसा कर पाएगी या नहीं? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में अब आगे कौन सा ट्विस्ट आने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी के लिए एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।